हेलो स्टूडेंट्स, आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व करा आपने। अब हम लोग वर्क एनर्जी पावर की कॉन्सेप्ट्स लेने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में इसका चैप्टर नंबर 6 है। आपको यदि पहले की वीडियोस की ज़रूरत हो तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यूट्यूब पर, गूगल पर आप #ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, आपको जो है सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो आपने पहले करा हुआ है। रिवीजन करते रहेंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं वर्क। बच्चों, वर्क की प्रॉब्लम फोर्स की प्रॉब्लम होता है। फोर्स में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में सीखा, पहले हम फोर्स को ड्रॉ करते हैं। यहां भी हम लोग फोर्स को ड्रॉ किया करेंगे। अपने गिवन ऑब्जेक्ट पर, गिवन बॉडी पर फोर्स को ड्रॉ करेंगे एंड देन वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए, क्या है वर्क, इसको पहले डिफाइन कर दें थोड़ा। when there is a force on an object, या फिर आप इसको पार्टिकल बोलते हैं, and there is displacement, मैं इसको S से डिनोट कर दे रहा हूं, in the object, then work done, इसको W से डिनोट कर रहे हैं। then work done by the force is equal to dot product of the force and the displacement. That is W equal to F dot S. अब जैसा कि आप वेक्टर में पढ़े हैं, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं, तो वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर, एंड सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा इसको हम फिगर से दिखाते हैं। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पर लगाया हमने फोर्स, सपोज ये हमने फोर्स लगाया F। अब ये ऑब्जेक्ट सपोज हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से पुल करा, खींचा आगे। इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट यहां से, लेट अस सपोज कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर के तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया S। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच की जो स्मॉलर एंगल है, ये हम देख लें। ये एंगल मान लीजिए थीटा है। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स F, दिस इज इक्वल टू F S cos थीटा, जैसा कि डॉट प्रोडक्ट में आप पढ़े हैं, FS cos थीटा। अब ये एक जनरल इक्वेशन है, FS cos थीटा F डॉट S। लेकिन अच्छा होता है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट यदि लेते हैं तो उसको थोड़ा इजी करें। तो इजी करने के लिए थोड़ा सा हम आगे अब काम करने जा रहे हैं कि जो वर्क हम निकालेंगे तो उसमें थोड़ी सी हम कंडीशन को देख लिया करेंगे। कंडीशन को देख करके आप आसानी से और जल्दी वर्क को निकाल सकते हैं।
अब वो क्या है, तो इसमें कुछ हम स्पेशल केसेस बनाएंगे, उनको यूज किया करेंगे प्रॉब्लम करने के समय। स्पेशल केसेस में क्या सब हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो इनके बीच ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएंगे। ये हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। इफ एफ मतलब फोर्स एंड एस डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई छोटा सा ब्लॉक है, कोई बॉक्स है, कोई बॉल है, इसको हम ऐसे खींचे, अब ये ऐसे फ्लोर पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, बट यदि यहीं पर इस लाइन के अलोंग यदि कोई फोर्स लगा के ऐसे पुल करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि सेम डायरेक्शन में हो गया तो फिर इनके बीच की एंगल थीटा क्या हो जाएंगे, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब इक्वेशन 1 से हम मदद ले रहे हैं, देन इक्वेशन 1 से W इक्वल टू एफ एस cos 0 डिग्री। नाउ cos 0 डिग्री होता है 1, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स की मैग्नीट्यूड और S क्या है, बिना एरो का S हो गया, तो बिना एरो का जो S है ये ओनली लेंथ है। ओनली लेंथ यदि है तो ओनली लेंथ को आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो ये S जो है ये S हो गया डिस्टेंस। तो यदि आप कभी ये कंडीशन देखते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो वहां पर फोर्स की मैग्नीट्यूड देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड देखिए, बट ये ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए कि आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट देखिए, फिर F इंटू एस करिए, आपको वर्क डन मिलेगा। तो मैं इसको लैंग्वेज में थोड़ा लिख देता हूं। F क्या है, F इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and S is distance traveled चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, by the object। इससे आप वर्क निकाला करेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पर W लिख देता हूँ, एंड इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा यूज करिए। नाउ नेक्स्ट केस, सेकंड केस में आते हैं। अब यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल मान लीजिए कि 90 डिग्री हो गया, इस सेकंड F force is perpendicular to displacement, यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर परपेंडिकुलर हो गया, जैसे ही मान लीजिए कि चाय की प्याली है, कप है, आप किसी को ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं, आपने फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ, गिरने से रोक रखा है आपने, चाय की प्लेट, प्याली, कप जो भी है उसको नीचे गिरने से आपने रोक रखा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो फोर्स वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देन थीटा क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो जाएंगे जब, तो फिर देन W इक्वल टू एफ एस cos 90 डिग्री, एफ एस cos 90 डिग्री इज 0, cos थीटा cos 90 डिग्री इज 0, एंड सो वर्क हो गया 0। एंड सो यदि कभी आप किसी को एक कप चाय सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली,
बढ़ा रहे हैं, आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। जब कोई एक कूली सिर पे लगेज लेकर के हॉरिजॉन्टली चलता है प्लेटफॉर्म पर, ही इज डूइंग नो वर्क, वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, वो आपको मदद कर रहा है। एक जगह से सामान आपका दूसरे जगह कूली ले जा रहा है, लेकिन जब कूली हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है तो बोझ को उठाने के लिए फोर्स ऊपर लगा रखा है, ऊपर की तरफ लगा रखा है, ठीक है, चल रहा है हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री, एंड सो वर्क डन इज 0। नाउ केस थर्ड, if force F is in opposite direction, अब यदि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यदि हो गया, if F is, force is in opposite direction of डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो गया, देन थीटा क्या होगा 180 डिग्री। एक वेक्टर हो गया राइट, दूसरा वेक्टर हो गया लेफ्ट की तरफ, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। अब इसको डालिए इक्वेशन 1 में, तो फिर इक्वेशन 1 की मदद ले रहे हैं, देन W इक्वल टू एफ एस cos 180 डिग्री इज -1। देखिए कि ये हो गया माइनस एफ इंटू एस। फिर यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड ओनली लेंथ है, तो आप इसको डिस्टेंस बोल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ दिस इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं W इक्वल टू, इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the object। अब देखिए इस समय फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, जैसा कि आप फ्रिक्शन को जान चुके हैं, जब कोई बॉडी चलता है तो फ्रिक्शन किधर होता है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर वहां पर आपने क्या देखा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके बीच एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो फिर वहां पर वर्क डन क्या होगा, मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, एंड सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब इस इक्वेशन को भी आप याद रखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको फोर्स में सिखाया है कि फोर्स की प्रॉब्लम यदि करते हैं आप, तो पहले फोर्स को ड्रॉ करिए, फिर फोर्स को तुरंत रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन, फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए। रिजॉल्व करने के बाद फिर दोनों एक्सिस पर बारी बारी से जो कुछ करना हो आप करिए। अब निगेटिव जब वर्क होता है तो लोग कहते हैं वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स, ठीक है ना। नेगेटिव का जब आप यदि हमको देना पड़ जाए तो हम कहेंगे कि फोर्स अपोजेस मोशन, यानी कि वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स। अब थोड़ा सा पहले हम यूनिट चेक कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर, तो फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर हो गया, तो यूनिट SI unit of work, this is SI unit of work, this is न्यूटन इंटू मीटर, बट न्यूटन मीटर लोग नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं जूल, सिंबल J, कैपिटल J।
अब इसका CGS यूनिट भी थोड़ा याद रखेंगे, 11th में CGS यूनिट भी यूज करते हैं लोग। CGS यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क, दिस इज अर्ग। अब कन्वर्जन जैसा यूनिट डायमेंशन चैप्टर में ऑलरेडी आप जान चुके हैं, 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग, ऑलरेडी आपको पता है। जरूरत पड़ने पर कन्वर्जन कर लेंगे हम लोग। अब इस समय हम लोग जो फोर्स ले रखे हैं ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है फोर्स हमारा। जो भी काम अभी हमने किया है कांस्टेंट फोर्स से किया है। अब यदि फोर्स वेरिएबल हो गया तब हम वर्क कैसे निकालेंगे? तो पूरे फिजिक्स में वेरिएबल आ गया, फंक्शन आ गया, कैलकुलस यूज करिए। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, वर्क डन W बाय वेरिएबल फोर्सेस कर दीजिए, बाय वेरिएबल फोर्सेस। अब कैलकुलस कैसे यूज करें, मैं इसमें स्टेप बना देता हूं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, फाइंड स्मॉल वर्क डन, dW in a small displacement, dx, a small displacement dx in the object। ये हमारा पहला स्टेप है। dW इक्वल टू फोर्स F, जो भी वेरिएबल फोर्स है, F डॉट dx, डिस्प्लेसमेंट को मैंने dx बोल दिया है, अब ds भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। F डॉट dx, F डॉट ds, यदि मान लीजिए एक्सिस y हो गया तो F डॉट dy लिख लीजिए, एक्सिस z के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, F डॉट dz लिख लीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, फिर मैं बोलूंगा केस फर्स्ट और केस थर्ड, इन दो केस को आप यूज करते रहिए वर्क निकालने के समय। सेम डायरेक्शन में यदि दोनों हैं तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा एफ डी एक्स, बिना एरो का एफ डी एक्स। नहीं, यदि अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों हैं तो हमारा क्या होगा, इसका अगला स्टेप माइनस एफ डी एक्स। इस तरह से फर्स्ट स्टेप में केस 1 या केस 3 देख लेंगे कौन सा केस पॉसिबल है, उसको यूज कर लेंगे आप यहां पर। करने के बाद एंड नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन को हम W से डिनोट कर रहे हैं। टोटल वर्क डन इन displacement from x1 या पोजीशन वेक्टर x1 टू x2 या पोजीशन वेक्टर x2, दोनों में से जो भी हो, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट हो, पोजीशन वेक्टर हो। आपको प्रॉब्लम में बोला गया इतने से इतने डिस्प्लेसमेंट वर्क बताओ, इतने पोजीशन वेक्टर पर ऑब्जेक्ट है, इतने पोजीशन वेक्टर पर आ गया ऑब्जेक्ट, बताओ वर्क डन क्या होगा। तो बस आप इंटीग्रेट कर देंगे टेकिंग लिमिट्स। तो फिर यहाँ पर टोटल वर्क डन हमारा होगा W dW का इंटीग्रेशन W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dx, इनिशियल x का वैल्यू लोअर लिमिट, फिर x की फाइनल वैल्यू x2 अपर लिमिट। इस तरह से लिमिट्स लेकर सुटेबल लिमिट, जो भी सुटेबल लिमिट होगा, सुटेबल लिमिट लेकर के आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन। अब एग्जाम्पल, तो जैसा कि मैं आपके साथ काम करते आ रहा हूं बहुत दिनों से, अब तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एससी वर्मा
और एरोडोव की बुक को करते हैं, यही चेन हमेशा हमारा बना रहेगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट ले लें, फिर एनसीईआरटी करेंगे, फिर एससी वर्मा करेंगे, फिर एरोडोव की बुक से काम करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वर्क डन फ्रॉम ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बिकॉज आप जैसा कि जानते हैं कि ग्राफ मैग्नीट्यूड से तैयार होता है। अब कैसे हम वर्क निकालें, क्या इसका मेथड होगा? तो यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स पोजीशन वेक्टर का आपको ग्राफ दे दिया गया, तो फिर वहां पर ग्राफ पर ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फिर यहाँ पर W टोटल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू एरिया enclosed by the given graph, area enclosed by the given graph with the displacement axis, in the given displacement। अब एरिया जो इंक्लोज करना है, एरिया कैसे इंक्लोज करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं एरिया इंक्लोज करके, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा कभी ग्राफ से वर्क निकालने में। कैसा भी ग्राफ हो, किसी भी तरह का ग्राफ हो, सब में एक ही मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड डिफरेंट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए इस एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड एस आर, जो भी सिंबल हो, सिंबल कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं एक्स ले लिया हूं सिंबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स ले लिया हूं, ये है डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन पर फोर्स है, फोर्स ओरिजिन। प्रॉब्लम में हमें ग्राफ कैसा दिया हुआ है, ऐसे है, जैसा भी ग्राफ हो। अभी मैं ले रहा हूं एक ग्राफ, ऐसे ले रहा हूं। अब इसमें जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एरो नहीं, ग्राफ पर ओनली वैल्यू रखते हैं। अब इसमें हमसे कहा गया कोई डिस्प्लेसमेंट दे दिया x1 to x2 और कहा वर्क निकालो। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम में दे दिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दे दिया और कहा कि 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर कितना वर्क हुआ? तो कुछ नहीं, ग्राफ पर 2 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पर है, 4 सेंटीमीटर कहाँ पर है देखिए, और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच कर देंगे। ये टच कर दिया ग्राफ में जैसे टच करेंगे देन क्या होगा, ग्राफ में टच करते ही ये जो ग्राफ है हमारा गिवन ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ इतने एरिया को इनक्लोज कर दिया, इसने बंद कर दिया, ठीक है। तो जितना एरिया इनक्लोज हो गया, जितना एरिया बंद हो गया, ये एरिया हमें देता है वर्क डन। एकदम सिंपल मेथड, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट दोनों पर आप परपेंडिकुलर ग्राफ के तरफ ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ में टच कर देंगे, जितनी एरिया क्लोज हो गया दिस इज वर्क डन। मैं थोड़ा इसको शेड कर देता हूं, ठीक है। ये एरिया को मैं थोड़ा सा आपको देखने के लिए मैं ऐसे शेड कर देता हूं, ठीक है। कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया। नाउ इन फिगर में इन द फिगर वर्क डन इक्वल टू शेडेड एरिया, जितना एरिया हमने शेड किया है, ठीक है। कहां से कहां तक, फ्रॉम
x1 to x2। अब कर्व ग्राफ यदि आपको देगा तो टेढ़े मेढ़े ग्राफ देगा तो ग्राफ पेपर पर देगा आपको। अब ग्राफ पेपर पर एरिया निकालना, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, आप पढ़े हैं छोटे क्लास में कि बॉक्स की गिनती कर लेते हैं। एक बॉक्स का पहले देख लेते हैं कितना एरिया है, फिर ग्राफ के अंदर में कितने बॉक्सेस हैं। ग्राफ पेपर पर तो बॉक्स बने रहते हैं, तो देख लिया कि एक बॉक्स का कितना एरिया है, पहले निकाल लिए। अब फिर ग्राफ के अंदर में देख लिए कितने बॉक्सेस हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लिए। अब बॉक्स की गिनती करने के समय गिनती कैसे करते हैं, तो आधा या आधे से ज्यादा बॉक्स यदि अंदर आ गया, ठीक है ना, शेडेड एरिया यानी कि जो इनक्लोज्ड एरिया है इसके अंदर यदि आधा बॉक्स, ग्राफ पेपर का आधा बॉक्स यदि अंदर है तो उसको 1 लेंगे, या आधे से ज्यादा है तो 1 लेंगे। नहीं, यदि इस शेडेड एरिया, इस इनक्लोज एरिया के बाहर यदि ग्राफ पेपर के बॉक्स का आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर हो गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम। तो बस ग्राफ पेपर पर यदि कभी कर्व ग्राफ मिल गया तो कुछ नहीं, अपना इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में पहले टच करिए। टच करने के बाद इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं उसकी गिनती करिए। एक बॉक्स ग्राफ पेपर पर, एक बॉक्स का एरिया कितना है ये निकाल के नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे इसके अंदर उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वर्क डन मिल जाएगा। चलिए, तो दोनों तरह के ग्राफ सिखा दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं मोर देन वन फोर्सेस। अभी तक हम लोग वन फोर्स को यूज कर रहे थे। मोर देन वन फोर्सेस यदि काम कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो मोर देन वन फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस से हम वर्क कैसे निकालें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W by number of forces, बहुत सारे फोर्सेस, by a number of forces on an object, या फिर इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और वर्क डन by the resultant force, work done by the resultant force। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर में सीखा है था कि बहुत सारे जब वेक्टर्स होते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम उसको रिजॉल्व करते हैं अलोंग 2 एक्सिस। इसी बात को फोर्स की प्रॉब्लम पर हम लोगों ने यूज करा। बहुत सारे फोर्सेस यदि ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है तो पहले फोर्स को ड्रॉ करते हैं, फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी, पहला स्टेप सेम। दूसरा स्टेप सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। अब फोर्स में हमने पढ़ा है रिजॉल्व किधर करते हैं, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। ये 2 स्टेप ज्यों का त्यों आप लीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में जब आप आएंगे तो फिर बहुत इजी ढंग से वर्क निकलेगा। जो हम लोगों ने सीखा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो फिर W इक्वल टू Fs हो जाएगा पॉजिटिव। नहीं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो W इक्वल टू माइनस Fs हो जाएंगे। नहीं, यदि मोशन की डायरेक्शन, मोशन के लाइन पर, डिस्प्लेसमेंट पर यदि फोर्स परपेंडिकुलर हो गया देन वर्क क्या हो जाता है, 0। और वर्क है स्केलर क्वांटिटी। इंडिविजुअली ईच फोर्स से वर्क बारी से निकाल लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, तुरंत वर्क निकल जाते हैं बाय एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। तो चलिए मैं स्टेप बना देता हूं जो बोला हूं। नंबर 1, ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट, object. Number 2, resolve all forces
resolve all forces along the line of motion, along the line of motion and perpendicular to the line of motion। और जो रिजोल्यूशन करेंगे वही 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। इसलिए बच्चों वेक्टर को रिवाइज करते रहिएगा। आप 11 के बच्चे हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर वेक्टर को रिवीजन करते रहना चाहिए, कैलकुलस को रिवीजन करते रहना चाहिए। कैलकुलस कहाँ पर है? मेरे प्लेलिस्ट में, काइनेमेटिक्स के प्लेलिस्ट में कैलकुलस है। चलिए, वेक्टर का तो अपना है ही प्लेलिस्ट, अलग से बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उसको देखिए, रिवाइज करिए। अब जो रिजोल्यूशन हम करेंगे along line of motion perpendicular to the line of motion, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। जो कंपोनेंट हमारा होगा ये होगा f cos थीटा एंड दूसरा होगा f sin थीटा। अब मैंने आपको वेक्टर में सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर along 2 लाइंस along 2 एक्सिस। क्या सिखाया था? जिस लाइन से वेक्टर का एंगल थीटा देखते हैं उस लाइन के along कंपोनेंट क्या होता है? f cos थीटा। देन परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है कंपोनेंट? f sin थीटा। चलिए, ये मैंने दे दिया। 2 स्टेप हो गया। अब हम थर्ड स्टेप में ईच फोर्स से अलग अलग वर्क डन निकालेंगे एंड देन उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। देन थर्ड स्टेप, find work done by each force separately, अलग अलग निकालिए। ठीक है ना? बहुत लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं वर्क। ये बहुत लेंदी होता है, ये प्रोसेस बहुत टाइम ले लेता है। इसलिए आप ईच फोर्स से सेपरेटली वर्क निकालेंगे। तो फिर जब वर्क निकालेंगे आप, देन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? या तो W इक्वल टू माइनस, चलिए पहले प्लस लिखते हैं, W इक्वल टू FS होगा और W इक्वल टू माइनस FS होगा। आपने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया हुआ है along line of motion perpendicular to line of motion। तो जो लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर होगा फोर्स, उससे तो वर्क डन 0 हो गया। F परपेंडिकुलर टू S तो वर्क डन 0 हो गया। तो फिर वहीं या तो मोशन के लाइन के along मोशन के डायरेक्शन में फोर्स होगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होंगे, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होंगे। तो फिर ये देख लेंगे दोनों में से क्या होता है। फटाफट ईच फोर्स से वर्क ऐसे निकाल लेंगे एंड ऐड देम, उनको ऐड कर देंगे। कैसे? बाय अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम का मतलब जो प्लस माइनस साइन के साथ वर्क निकलेंगे उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। चलिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल सारी बात क्लियर हो जाएंगे। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है एक फोर्स, ये सपोज ये फोर्स है F इक्वल टू 100 न्यूटन। नाउ ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर ये काम कर रहे हैं फोर्स। अब यहाँ से इसको मैं पोजीशन 1 कर दे रहा हूँ। पोजीशन 1 से ऑब्जेक्ट को लाया हमने पोजीशन 2 पर। ये पोजीशन 2 हम ले रहे हैं, पोजीशन 2 इसको बोल रहे हैं, दिस इज पोजीशन 2। अब पोजीशन 1 से पोजीशन 2 डिस्प्लेसमेंट जो हुए ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मिडिल टू मिडिल हम ले रहे हैं। आगे सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे आप चाहें तो 1 एंड 2 1 एंड सेकंड एंड 2 सेकंड एंड भी ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू 2 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हुए हैं ऑब्जेक्ट में। अब
और भी फोर्सेस हैं। बॉडी का वेट, ये वेट डाउनवर्ड, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डाउनवर्ड, इसको मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन। नाउ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, दिस इज आल्सो 10 न्यूटन। नाउ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स है एफ की, दिस इज 1 न्यूटन। इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम है फाइंड वर्क डन by all forces in displacement 2 meter from position 1 to position 2. This is position 1, this is position 2. अब बच्चों, अब यहाँ पर फोर्स नहीं दिखाए हैं, यहाँ दिखा लिए हैं, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखा दिए हैं। अब जो हमने आपको स्टेप दिया है उस स्टेप पर आइए। अब आप जैसा कि लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, जिस लाइन के अलाउंग कोई चलता है दैट इज लाइन ऑफ मोशन। फिर उस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट यूं चला है ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल हो गया लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर ये हो गया उस पे। अब एक फोर्स आपका ये जो एफ है, ये अलोंग लाइन ऑफ मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन नहीं है, तो फिर हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। जो ऑलरेडी है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन, ऑलरेडी जो लाइन ऑफ मोशन पर फोर्स है उसको छोड़ दीजिए। तो फिर इस एफ का कंपोनेंट निकाला हमने, दिस विल बी एफ कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करा एफ को, देन क्या होगा, ये फोर्स होगा हमारा एफ साइन थीटा। हो गया रिजोल्यूशन का काम। फर्स्ट स्टेप फोर्स की ड्राइंग, सेकंड स्टेप रिजोल्यूशन हो गया अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। अब थर्ड स्टेप ले रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं। तो फिर वर्क डन W1, इसको W1 बोल रहा हूं, बाय एफ कॉस थीटा से वर्क डन। W1 इक्वल टू क्या होगा, एफ cos थीटा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनटू एस। नाउ एफ है 100 cos थीटा, cos 60 डिग्री 1/2, डिस्प्लेसमेंट इज 2। नाउ दिस इक्वल टू 100 जूल। सिमिलरली वर्क डन, इसको W2 बोल देता हूं, ठीक है। वर्क डन ऐसे दिखा दिया बाय। अब फोर्स ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये ले रहे हैं एफ के बाय एफ के, दिस इज W1 W2 इक्वल टू, इसको W2 नाम दे दिया वर्क को। नाउ दिस इक्वल टू एफ के और एस अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर माइनस एफ के इंटू एस। अब एफ के कितना है 1 न्यूटन, एस कितना है 2 मीटर, तो माइनस एफ के एस। नाउ दिस इक्वल टू -2 जूल। अब देखिए आर, एफ साइन थीटा एंड डब्ल्यू, ये सारे फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। एंड सो इन तीनों फोर्स का वर्क क्या होगा, 0। एंड सो वर्क डन बाय आर एफ साइन थीटा एंड डब्ल्यू आर 0। वाई 0, तो फिर थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं, ड्यू टू दीज फोर्सेस आर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, मैंने लिख दिया है। अब आप निकालेंगे ही नहीं, जब पता है कि इन तीनों फोर्स का वर्क 0 होगा, तो फिर हम क्यों लिखेंगे और क्यों हम इस पर कुछ करेंगे। बस 0 ले लेना है प्रॉब्लम में आपको। अब टोटल वर्क डन,
देखिए कितना क्विकली निकलता है। ये तो समझा के काम कर रहा हूं, नहीं तो तुरंत निकल गया होता। दोबारा यही प्रॉब्लम करना होगा तो 1 मिनट लगेगा हमें इसको करने में। तो फिर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस, या फिर कहते हैं वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, इसको मैं W बोल देता हूं। दिस इक्वल टू W1 प्लस W2 ऐड कर दीजिए, तो W1 है 100, W2 है -2, इक्वल टू हो गया 98 जूल। चलिए बच्चों, वर्क निकालना हम लोग सीख लिए हैं। अब अगले क्लास में हम मिलते हैं तो एनर्जी एंड पावर का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।